वेलकम बैक व्यूअर्स टू पावर लंच। मिस्टर जावेद सैफुल्लाह हमारे साथ आज शो पे मौजूद हैं, चेयरमैन सैफ ग्रुप। डिटेल में आइए इनसे डिस्कशन का आगाज करते हैं। सैफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सैफ साहब सबसे पहले आपसे ये जानना सैफ साहब आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो जनरल ऑयल सेक्टर के डायनामिक्स हैं उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं इस वक्त ड्रिलिंग एक्टिविटीज और एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज के हवाले से, क्या वो इनफ हैं? जी शुक्रिया। तक रिज़र्व्स या और क्या बात करते हैं इस वक्त, तो हमारे पास जो रिज़र्व्स हैं मसलन फर्नेस ऑयल के, और जो आप पढ़ते रहते हैं 10 या 12 दिन के होते हैं जो हम पावर सेक्टर में इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल उससे जो है उन्होंने इस गवर्नमेंट ने अब नई पॉलिसी जो 2009 में की है पेट्रोलियम पॉलिसी, उसमें ये है कि उन्होंने रेट बढ़ाए हैं इसके गैस के, तो जिससे ये है कि उसके गैस वो तो बढ़ गए लेकिन उसकी जो कंसेशंस की जो लाइसेंसिंग थी उसमें उनको वक्त लगा। और अब चंद महीने पहले बिड्स मांगी थी, मेरे पास कुछ फिगर्स थी उसकी, उन्होंने कोई 53 एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स 30 सितंबर को उसकी हुई थी ऑक्शन, जिसमें से 41 ब्लॉक्स पर बिड्स आई थी। और मेरे ख्याल में जो मेरे रिपोर्ट है मेरे ख्याल में 10 या 12 तक अब साइन हो चुकी हैं। तो ये तो ब्लॉक्स फरोख्त का हुआ। और इफ़ यू गो बैक दी ड्रिलिंग एक्टिविटी, तो अनफॉर्चुनेटली 2009 और 10 की जो फरवरी तक जो रिजल्ट्स हैं उसमें सिर्फ हमने इस वक्त एक्सप्लोरेटरी वेल, एक एक्सप्लोरेटरी थी जहाँ एक्सप्लोर करने जाते हैं, और द अदर आर डेवलपमेंट अप्रेजल वेल्स। तो जो एक्सप्लोरेटरी वेल्स हैं वो सिर्फ 14 किए हैं, जो कि पिछले साल हमने 48 किए थे, और इस साल अप्रेजल सिर्फ 28 किए हैं, जो पिछले साल 52 किए थे। अब अगले मार्च टू जून में विल सी के और कितनी प्रोग्रेस होती है, लेकिन एक्सप्लोरेटरी वेल इस वक्त कम है पिछले साल के मुकाबले में। और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जो एग्रीमेंट्स नहीं साइन हुए अब तक, और बहरहाल बाकी जगहों में ये भी है कि वो काफ़ी जगहों में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं होती। बिल्कुल, आई वाज कमिंग टू इट सैफ साहब, जैसा कि आपने मेंशन किया कि अब थोड़े हालात बेहतर हैं, ये बताएगा कि इन एक्टिविटीज में और ये जो प्रोसेस होता है ड्रिलिंग का और एक्सप्लोरेशन का, क्या उसमें थोड़ी बेहतरी आई है जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अब थोड़ा संभला है पाकिस्तान का? जी इसमें बेहतरी तो है, बाज़ जगहों में जो पहले नहीं हो रही थी वहाँ वो जा रहे हैं, लेकिन द प्रोसेस इटसेल्फ जो है ये, इसमें देखें जी कि ड्रिलिंग में ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, इसमें साइस्मिक स्टडीज़ करनी पड़ती हैं, बहुत से जो ये इसमें वेंडर्स जो हैं वो उनको बाहर से आना पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली बाहर के ममालिक ने जो ट्रैवल एडवाइजरी पाकिस्तान जाने पर लगाई हुई, उससे लोग कम आते हैं यहाँ। तो जो कॉन्ट्रैक्टर इस वक्त यहाँ मौजूद हैं उनकी सॉर्ट ऑफ दे आर टाइड अप विद द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद कंपनीज। तो इस वक्त जो ड्रिलिंग एक्टिविटी है वो इतनी तेज नहीं है। पाकिस्तान के पास ह्यूमन रिसोर्स क्या केपेबल इनफ है, एक्सपर्टी पाकिस्तान के पास मौजूद है, और क्या काफी इक्विपमेंट है हमारे पास कि हम इन ड्रिलिंग एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर सकें, या पाकिस्तान लैक करता है इस चीज में? सर देखें, ह्यूमन रिसोर्सेज तो हैं, अगर आप मिडिल ईस्ट को जाएं और देखें तो अक्सर जो वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, जो ड्रिलिंग रेट्स पर काम करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम पाकिस्तान, और दे गेट वेरी गुड सैलरीज पाकिस्तान भी अच्छी मिलती हैं। लेकिन यहाँ ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर के जो आपको चाहिए होते हैं उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ड्रिलिंग रेट में एक ड्रिलिंग रेट मसलन डिपेंड्स ऑन दी कि कितनी डीप आप जाते हैं, 15 से 20 मिलियन डॉलर की रिग होती है। अब हमारे पास यहाँ रिग्स जो हैं वो ज़्यादा OGDC के पास हैं, और वो GDC अपनी रिग्स जो हैं वो अपनी जो वेल्स हैं उसके इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ तक फॉर और कंपनीज हैं उनको रिग्स हायर करनी पड़ती हैं। हमारे यहाँ इस वक्त ज़्यादातर चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी एक महदूद हद तक वो कर सकते हैं, क्योंकि इतनी रिग्स उनके पास भी नहीं है कि वो सब की कर सकते हो, रुकना भी पड़ता है। लेकिन इसके ये कहने के साथ साथ मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सपर्टीज़ तो हमारे पास है, लेकिन कैपिटल चाहिए होता है इस करने के लिए। और चूँकि ये रिस्क इंडस्ट्री है, अनफॉर्चुनेटली बैंक्स इसमें बिल्कुल कोई फाइनेंस नहीं करते हैं। बैंक्स ओनली गेट इन्वॉल्व आपकी जब कोई गैस या ऑयल की डिस्कवरी होती है, तो इसमें यह कि कैपिटल फिर ज़ाहिर शायद है, इतना कैपिटल आजकल पाकिस्तान नहीं है, और आपको पता है कि FDI के फिगर्स भी डाउन हैं। तो एक तो खैर वर्ल्ड रिसेशन भी थी। जैसा कि आप मेंशन कर रहे हैं कि बैंक फाइनेंसिंग, बैंक्स का जो रोल है इधर निगलेक्ट होता है,
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस रिगार्ड में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है ताकि वो बैंक्स को आगे प्रेशराइज करे कि इस सेक्टर की मदद करें? अब आपको तो पता है कि अक्सर बैंक प्राइवेटाइज हो गए हैं, तो एज सच प्रेशर गवर्नमेंट एज सच कर नहीं सकती है, लेकिन एक गाइडलाइन, एक इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइन, स्टेट बैंक एज अ रेगुलेटर उनको एक गाइडलाइन दे सकते हैं, और या कोई ऐसे पॉलिसी ला सकते हैं जहाँ के बैंक अगर ऐसी रिस्क, जिसमें रिस्क होता है और इसमें अगर बैंक फाइनेंस करे तो उनको उसका कोई मुआवजा मिले, कोई टैक्स में उनको कोई छूट मिले, या कोई ऐसे और इंसेंटिव हो कि बैंक्स इसकी तरफ आएँ, और एक एक पोर्शन ऑफ देयर फंड दे कैन गिव। पूरे देने की ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो एक्टिविटी बढ़ सकती है। ठीक है, सैफ साहब ये बताएगा कि जहां पे इंसेंटिव्स की बात हुई है, पेट्रोलियम पॉलिसी को आप किस तरह देखते हैं? आप समझते हैं कि जो पेट्रोलियम पॉलिसी के नुकात हैं वो लोकल सेक्टर के साथ साथ जो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी इस सेक्टर में उसको वेलकम करती है? पेट्रोलियम पॉलिसी किस तरह की है? जी, ये पेट्रोलियम पॉलिसी तो ये काफ़ी 2007 से चल रही थी। पहले 2007 में आई थी, फिर हमारी इंटरम गवर्नमेंट आई, कुछ नहीं हुआ, फिर नई गवर्नमेंट आई तो उस पर भी चंद माह लगे। तो पॉलिसी इज़ नॉट बैड, बेहतर है, लेकिन अगर आपको उसमें डायनामिक्स देखें ना, दुनिया में गैस प्राइसिंग की डायनामिक्स मसलन देख लें, तो इस वक्त हम ईरान से बात कर रहे हैं, उन्होंने उसको एक वर्ल्ड प्राइस के साथ पैक किया हुआ है कि जी अगर दुनिया में कीमत $100 होगी तो आपको $13 देना पड़ेगा पर मिलियन BTU। इसी तरह अगर 50 होगी तो वो कम होगा। हमारे यहाँ कोई इस तरह से प्राइस सिस्टम है सच नहीं है पॉलिसी में, एक फिक्स अमाउंट दी हुई है, लेकिन मुख्तलिफ जोन दिए हुए हैं। जो जोन 1, 2, 3 है हमारे मुल्क में, जो ज़्यादा रिस्की जोन है उनमें थोड़ी सी ज़्यादा है, और आप जैसे नीचे आते हैं तो वो कम है। तो ये है कि प्राइसेस को रिव्यू करना चाहिए, ये मैकेनिज्म है सच पॉलिसी में नहीं है। अदर दैन दैट देयर इज स्लाइट इम्प्रूवमेंट इन दी प्रोसीजर्स ऑफ ये जो आप करते हैं, क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए, उसमें एक्सपेडाइट करने का टाइम वाज़े किया हुआ है। ठीक है, सैफ साहब अपने ग्रुप के बारे में बताएगा, क्या आपकी कंपनी ऑयल की तलाश के लिए, तेल की तलाश के लिए दिलचस्पी रखती है? जी, हमारी कंपनी सैफ एनर्जी लिमिटेड इस वक्त हमारे पास बल्कि तीन से ज़्यादा इस वक्त हम कराची में, हमारे पास एक है कराची के नज़दीक, एक अपर सिंध में है जहाँ भी हमारी साइस्मिक स्टडीज़ हो चुकी हैं और उसकी अपडेलिंग की तैयारी हो रही है। और हम पार्टनर्स हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में तलो ऑयल कंपनी, जो आयरिश कंपनी, उनके साथ हम पार्टनर्स हैं, और इस वक्त ड्रिलिंग हो रही है कोहाट के नज़दीक, और काफ़ी पुरुमीद है क्योंकि उसी इलाके में आपको पता है कि MOL जो हंगेरियन कंपनी है, उनकी वहाँ काफ़ी अच्छी डिस्कवरीज हुई हैं। ठीक है, पाकिस्तान में सर ये बताएगा कि रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट वर्क कर सकता है? हेलो, सॉरी सैफ साहब, रिन्यूएबल एनर्जी की नहीं, सॉरी, वो मैंने सवाल पूरा सही नहीं सुन सका मैं। सैफ साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जहां पे हम देख रहे हैं कि पहले ही पाकिस्तान में जो पावर का क्राइसिस है ये बढ़ता चला जा रहा है, पावर क्राइसिस से डील करने के लिए और पावर को अवेलेबल बनाने के लिए और चीप बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि दूसरे ऑल्टरनेट एरियाज की तरफ भी आना चाहिए? रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या इसका कॉन्सेप्ट, इसका फॉर्मूला पाकिस्तान में लाया जा सकता है, इस पर भी वर्क किया जा सकता है? जी हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं। जब दुनिया में हर जगह ये हो रहा है तो पाकिस्तान भी हो सकते हैं, और इसमें जो विंड मिल्स के ऊपर है कुछ पेश रफ्त भी हुई है। मेरे ख्याल में 2-4 इदारे इस वक्त इसमें लगे हुए। लेकिन इससे पहले अगर मैं इस पर आपको बताऊँ, रिन्यूएबल्स पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप जाएँ अपने मुल्क में, और आप आज से 3 साल पहले तकरीबन से जून ऑफ 2007, और ये मेरी फिगर्स नहीं है, ये पेप्को की फिगर्स हैं, इस हम उस वक्त 14,000 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहे थे, और इस वक्त हमारी जो प्रोडक्शन है वो 10,000 के लगभग है। तो अब ये देखना है कि 4,000 जो कम हुई है ये सारी हाइडल नहीं है, इसमें काफ़ी IPPs भी बंद पड़े हुए हैं प्रोडक्शन। तो पहले तो हमें ये करना चाहिए कि हम 14,000 पर आएँ। अगर हम 14,000 मेगावाट पर आ जाएँ आज, अगर हम 14,000 पर आ जाएँ तो और कुछ कंजर्वेशन करें तो शायद लोड शेडिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे करने पड़े। तो ये इसके ऊपर तो एक तो पहले इनके ऊपर ये देखना चाहिए कि ये आया हम क्यों नहीं 14,000 पर आ सकते हैं। उसके बाद जब तक रिन्यूएबल का है तो विंड के ऊपर
اس وقت جو ہے ونڈ کا جو وہ کوریڈور ہے وہ یہ کراچی بلوچستان سے جو ہوائیں چلتی ہیں کراچی یہ ساری گوٹکی سے اوپر ہوتے ہوئے انڈیا کی طرف جاتی ہے، یہ کہ کوریڈور ایسا سچ ہے جس پر ہمارے پاس ڈیٹا ہے اور ایسے سچ کوریڈورز نہیں ہیں، اور لیکن یہاں بھی ہم اگر ونڈ اس پر جائیں تو ہم کم از کم 20 سے 25,000 میگا واٹ یہاں لگ سکتی ہے اگلے 5 یا 8 سال میں۔ لیکن اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارے جو بینکس ہیں وہ ذرا اس میں شائع ہیں پاور سیکٹر میں کرنی، کیونکہ ان کے ایکسپوجر ہے پاور سیکٹر میں، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ فورن ایکویٹی اور فورن فنڈنگ چاہیے، جو اس وقت پاکستان کو جب پاکستان کے لیے آسان نہیں ہے لانا، کیونکہ اس پر رسک فیکٹر آ جاتے ہیں، پاکستان رسک فیکٹر اپلائی ہو جاتا ہے تو وہ مشکل سے باہر سے فنڈنگ مل رہی۔ تو اگر ہمارا رسک فیکٹر کم ہو جائیں اور تو اس پر ہم رینیویبل پر کام کر سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ جو پاکستان کو جو جانا چاہیے سوچ کرنا چاہیے آگے جا کر وہ سولر ہے، کیونکہ یہاں تقریباً 335 دن سن پاکستان میں جو ایوریج ہے رہتا ہے، تو سن پہ اگر ہم سولر پر جائیں، سولر میں کافی زیادہ خاص کر امریکہ میں ریسرچ ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 12 یا 18 مہینے میں اس کے جو ریٹس کیپٹل کاسٹ جو ہے وہ ایک ایسے لیول پر آ جائے گی کہ یہ وائبل ہو جائے گی پاکستان میں۔ جب آپ کمپیئر کرتے ہیں اس کو فرنس آئل سے یا ڈیزل سے تو اس کے یہ برابر ہو جائے گی، کیونکہ اس میں آپ کو صرف ایک دفعہ کیپٹل کاسٹ دینی ہے، پھر اس کی مینٹیننس اور فیول کوئی کاسٹ نہیں ہے، تو آپ کو نہ اس کو کے لیے کوئی فارن ایکسچینج نہیں چاہیے، امپورٹنگ اینی مٹیریل فار اٹ۔ تو سولر کی طرف بھی جانا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، ریگولیٹر کو مثلا یہ چاہیے کہ وہ اس کے لیے کوئی ٹیرف کا طریقہ نکالیں، اسٹڈی کریں کہ یہ تو یہ دونوں جو ہیں اس میں ہم کر سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں ابھی اور اہمیت ہمیں دینی چاہیے اور فوکس کرنا چاہیے وہ ہمارے کول سیکٹر ہے۔ انفارچونیٹلی کول پر باتیں تو صاحب ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں، یہاں پہ شامل کریں ایک بریک۔ ہم سیف صاحب سے یہ بھی جانیں گے کہ کہاں پہ زیادہ ریزروز اویلیبل ہیں، کیا کمپنیز کو لوکلی انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں کہ وہ انکریج ہوں آئل ایکسپلوریشن ایکٹیویٹیز کی طرف آنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شامل کریں گے پروگرام میں کہ سیف گروپ اس وقت پاور سیکٹر میں آنا چاہتا ہے، اور اگر آنا چاہتا ہے تو کب تک یہ پاسبل ہوگا۔ ان تمام کوشچنز کے آنسرز کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاور لانچ۔